नमस्कार। संसद के समक्ष मुद्दे आप देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है। ये शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू होगा और ये 29 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 17 बैठकें होनी है। सरकार के पास अपना एजेंडा है। सरकार करीब करीब 1.5 दर्जन जो विधेयक हैं वो संसद में लाना चाहती है, संसद के पटल पर रखना चाहती है। सरकार के पास करीब 2 दर्जन विषय है जिस पर चाहती है सरकार चर्चा हो, लेकिन विपक्ष के पास भी अपने अपने मुद्दे हैं। विपक्ष उन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहता है। सर्वदलीय बैठक की परंपरा जो है वो भी चल रही है। सर्वदलीय बैठक हुई है ताकि संसद के इस सत्र में जो है ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, चर्चा हो सके, हंगामा ना हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि बुधवार को दरअसल जो है सत्र शुरू होगा और गुरुवार को 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ राजनीति और कुछ हंगामा तो जरूर इस सत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखना यह है कि अपने अपने मुद्दे क्या हैं, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं किन मुद्दों को उठाना चाहती हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस पैनल में जो लोग मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए मैं एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी जो हैं बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं। मेरे साथ डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में जो है डॉक्टर शांतनु सेन जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में विकास रंजन भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं, सीपीआईएम के सांसद हैं। और संतोष कुमार जी सीपीआई के सांसद मेरे साथ जो हैं वो भी स्टूडियो में, संतोष कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी आपका भी स्वागत है। और सीमा मलिक मेरे साथ जुड़ी हैं, एनसीपी की प्रवक्ता हैं सीमा मलिक जी, आप सबका स्वागत है। और चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल, विपक्ष जो है वो अपनी लिस्ट बनाकर बैठा है जिसमें जो है महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है और साथ साथ जो है जो कई पिछले दिनों कई मुद्दों पर जो है कई फैसले आए, जो आरक्षण को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर जो सवाल उठे, उन सब को लेकर विपक्ष तैयार है। आपको क्या लगता है सरकार की रणनीति इस सत्र में क्या रहेगी? नहीं, देखिए, जो सदन में मुद्दे लाए जा रहे हैं, जो विधेयक लाए जा रहे हैं, उन पे सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है और खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। ऐसा वातावरण भी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी माननीय संसद सदस्य अपनी बात मजबूती से रख सके। बहुत सारे छोटे दल के संसद सदस्यों ने हमसे संपर्क भी किया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम चाहते हैं सदन सुचारू रूप से चले। माननीय राज्यसभा के सभापति महोदय ने भी इस तरफ अपना एक कदम बढ़ाया है और जितने राज्यसभा के संसद सदस्य हैं, सभी नेता हैं, उन्होंने अपने कार्यालय पे, जो उनका निवास पे कैंप कार्यालय है, बुलाया है, सबसे चर्चा की है और सबको आश्वस्त भी किया है कि जो भी मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाए जाएंगे उनको नियमानुसार और उचित उनको स्थान दिया जाएगा, उस पर चर्चा कराई जाएगी। लेकिन सरकार वर्तमान में जो विधेयक लाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको चर्चा हो ये आवश्यक है। और जहां तक विपक्ष के मुद्दे हैं, वो कई बार मुद्दे नहीं होते तो भी मुद्दे बना लिए जाते हैं। पिछले संसद के सत्र में आपने देखा कि किस प्रकार से पूरा सत्र जो है हंगामे में उन्होंने निकालने की कोशिश की। पूरी पार्टी ने और सरकार ने उस पर बाकायदा सदन में चर्चा की है और वो बिल पारित कराए जाते हैं। जो सरकार विधेयक लाई है उन पे अगर सभी सदस्य चर्चा करें तो मुझे लगता है इससे देश का भला होगा, संसदीय मर्यादा का भी स्तर ऊंचा होगा और देश को एक अच्छी चर्चा सुनने को मिलेगी और उससे जो है जो निकल के चीजें आएंगी वो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश हित के लिए होंगी, जनहित के लिए हो। और अनिल जी, जैसा आपने कहा, भाई विपक्ष तो कह रहे हैं महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कहते हैं कि आम जन से जुड़े मुद्दे हैं, इसलिए हम इस पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, सवाल उठाते हैं। तो इन मुद्दों पर तो वो कहते हैं कि साफ चर्चा होनी जरूरी है। नहीं, हर पिछले सत्र में भी यही मुद्दे थे। आज पूरे विश्व में महंगाई की स्थिति क्या है, भारत में उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो स्थिति बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन आप आज पूरा दुनिया जो है, एक ग्लोब जो है, वो पूरी दुनिया में एक दूसरे की चीजें इफेक्ट कर रहा है। 10 महीने से लगभग रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है।
अजरबैजान आर्मेनिया में युद्ध चल रहा है, उधर चाइना जो है वो उसके साथ ताइवान के साथ युद्ध की स्थिति में है। दुनिया भर में जो इस तरह की परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है। लेकिन यदि आप कंपेयर करें भारत की स्थिति बाकी दुनिया के विकासशील और विकसित देशों से, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अच्छा कर रहा है। आज भारत में जहां एक समय में केवल डिफेंस में इंपोर्ट होता था, आज एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी मुद्राओं के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और भी देश में मुद्दे हैं, ये भी मुद्दे हैं और उन पे नियमानुसार चर्चा कराई जा सकती है। ओके, विकास जी आपके पास आता हूं। विकास जी, कई पार्टियां सभी अपनी बात रखना चाहती हैं, समय की एक सीमा होती है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीके से क्या तरीका हो सकता है कि सब पार्टियां अपनी बात भी रखें, विधायी कामकाज भी निपटाया जा सके, संसद में किस तरह से इस तरह ये सत्र चलाया जा सकता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे इसी वक्त होना चाहिए हमारा कंट्री का फेडरलिज्म एंड द गवर्नर्स रोल। हमने देखा गवर्नर जैसे हर स्टेट पे जहाँ पर भी विरोधी पक्ष का सत्ता है वहाँ पर गवर्नर पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है। ये हमारी डेमोक्रेसी का खिलाफ है। मैं याद दिलाता हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गवर्नर पोस्ट के बारे में सवाल हुआ था, वहाँ पर स्पष्ट निर्णय किया है कि गवर्नर सिंपली ऑर्नामेंटल है, उनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता नहीं है। लेकिन फिर भी ये गवर्नर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट दूसरी पार्टी का जहाँ पर भी हो वहाँ पर ये एक लड़ाई खड़ा कर दिया। ये ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट एजेंडा है, वेरी इंपॉर्टेंट, जब सरकार ने ये आपको इससे पहले आप दूसरा मुद्दा है कि आपको किन स्टेट में ऐसा लगता है, आप जनरल स्टेटमेंट केरल में हमने देखा था, बंगाल में कुछ दिन पहले देखा था, तमिलनाडु में देख रहे हैं, जहां पर भी बीजेपी बगैर बीजेपी का पलटा जो सरकार हुआ है, सत्ते में है विरोधी पक्ष का, वहां पर भी गवर्नर पैरेलल रोल प्ले कर रहे हैं। ये तो मुद्दा हो चुका है हर देश में कि गवर्नर गवर्न करेंगे या इलेक्टेड गवर्नमेंट गवर्न करेंगे। इसी सवाल पर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का बेसिक रूट पर ये पहुंच सकता है। हमारा रिपब्लिक डेमोक्रेसी अगर पैरेलल गवर्नमेंट चले तो कैसे चलेगा, ये भी सोचना पड़ेगा। इसी की वजह से फेडरलिज्म का ये प्रश्न उठता है। तो आप लोग ये मुद्दा जोर शोर से उठाने वाले हैं आपके एजेंडे में? हाँ, ओके, मैं आऊं दूसरे मुद्दे पर भी, लेकिन डॉक्टर सईद नासिर हुसैन, आप अगर आप की साउंड ठीक हो गई हो तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट है जो आप इस सत्र में उठाना चाहते हैं? देखिए, दो तीन बात मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। एक तो अनिल साहब जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बात कर रहे थे, कुछ हद तक उनकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन सरकार को तो ये बताना चाहिए 17 दिन का सत्र है जिसपे 56 घंटे की बहस होगी। उसमें सरकार के तरफ से 25 बिल्स आते हैं, 40 से ज्यादा पार्टियां हैं। अगर उससे डिवाइड करेंगे 2 घंटे, 2.25 घंटे एक बिल के ऊपर बातचीत होगी। अब 2.25 घंटे में 40 पार्टियों को कैसा अकोमोडेट करें। दूसरी बात यह है, हम लोग कांग्रेस की तरफ से 16 इश्यूज आज की मीटिंग में उठाए हैं। अब बोलेंगे ये 16 इश्यूज पे भी बातचीत होना चाहिए। सरकार का जो एजेंडा होता है, सरकार के जो बिल्स आते हैं, उसके ऊपर हम लोग बहस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, टाइम देने के लिए तैयार हैं, एक्स्ट्रा टाइम बैठने के लिए तैयार हैं। उसके साथ में जो जन के मुद्दे हैं, जो पिछली बार भी मैंने पिछले सेशन के पहले भी आप ही के शो पे मैंने कहा था, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है कि वो हाउस चलाएं, पार्लियामेंट चलाएं, पार्लियामेंट में बहस हो। उसके लिए जो गवर्नमेंट अपना एजेंडा लाती है, अपने बिल्स लाती है, उसके साथ में ये भी जरूरी है जो अपोजिशन का जो एजेंडा होता है, एजेंडा नहीं, अपोजिशन जो इश्यूज रेस करती है, वो अवाम के इश्यूज होते हैं, वो देश के इश्यूज होते हैं, आम जनता के इश्यूज होते हैं। तो वो इश्यूज जो रेस करने चाहती हैं, वो इश्यूज को अकोमोडेट करना चाहिए बहस में। अभी अकोमोडेट करने के लिए राज्यसभा में अलग रूल्स हैं, लोकसभा में अलग रूल्स हैं, और रूल्स के तहत जब अपोजिशन पार्टीज जब रिक्वेस्ट करते हैं कि फलाने मुद्दे पे हम लोग बहस चाहते हैं, चलो हम 5 मुद्दे रेज किए, 2 पे 3 पे तो डिस्कशन होना चाहिए। हम 10 मुद्दे रेज करें, 4-5 पे तो बहस होना चाहिए। अगर सरकार अपना
एरोगेंट व्यवहार छोड़ दे तो मुझे लगता है कि दोनों हाउस आराम से चलेंगे। अपोजिशन जो इश्यूज उठाएगी उसके ऊपर भी बहस होगी और सरकार जो बिल्स लाएगी उस पर भी जो है बहस होगी। हम ये 25 जो 23 बिल्स और 2 फाइनेंशियल बिजनेस लाए, उसमें हम 2 इश्यूज पे हम लोगों ने कहा है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये दोनों सेलेक्ट कमेटी पे जाना है। आज ही हम लोगों ने बोल दिया कि इसको सेलेक्ट कमेटी बनाइए, सेलेक्ट कमेटी में इसको भेजिए, वहां पे डिस्कशन हो, फिर उसके बाद वापस हाउस में लेके आए। हमारे तरफ से हमने कहा है कि भी देश का जो सुरक्षा वाला मामला है पिछले 3-4 सेशन से हम उठा रहे हैं। ओके। चाइनीज जो इंकर्शन हुआ है, 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जो अंदर आ चुके हैं, जो वहां विलेजेस टाउनशिप जो सेटअप किए हैं, जो पुल और रोड बना चुके हैं, उसके ऊपर सरकार स्टेटमेंट देना, उसके ऊपर बहस होना चाहिए। क्योंकि 1962 में इसी टाइप का जब हुआ तो सदन में बहस हुई थी और नेहरू साहब बैठ के सारे अपोजिशन लीडर्स की बात सुनी थी और जवाब भी दी थी। ओके। और दूसरा जो है इन्फ्लेशन का, पिछली बार जो महंगाई है उसको लेके बहुत हम लोगों ने बात की, बहुत आवाज उठाई, कोई चर्चा नहीं हुई। हम लोग ये एमएसपी के मुद्दे पे बात उठाई, बात करने की कोशिश की, वो इश्यू उठाई, लेकिन उस पर बात नहीं हुई। और जो बेरोजगारी जो लगातार बढ़ती जा रही है उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। और सेंट्रल एजेंसीज का जो मिसयूज है, सीबीआई, ईडी, आईटी, आज की मीटिंग में मैं आपको बता दूं, सारे अपोजिशन पार्टीज ये बात उठाई कि वो मिसयूज कैसा हो रहा है, उसके ऊपर बात होना चाहिए। संतोष जी, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं अनिल जी के पास ये जो मुद्दे उठे, फिर उसके बाद मैं जो है टीएमसी और एनसीपी के पास जाऊंगा। लेकिन संतोष जी, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, कौन से सीपीआई के हिसाब से कौन इधर अभी इधर कुछ इश्यू के बारे में बताया विपक्षी ओर से, लेकिन इसके अलावा ये सबसे बड़ा बात यह है, ये जो सरकार देश के अंदर है वो संविधान को कोई मानता ही नहीं है। अब देखिए कल प्रधानमंत्री ने क्या किया, देश की प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन और डेमोक्रेसी के ऊपर एक रोड शो किया था। ये एक बात है। और अमित शाह का हेट स्पीच है गुजरात के अंदर। अमित शाह जी की हेट स्पीच मतलब जो स्पीच उसका हिटलर का जो स्पीच था, वही स्पीच का रिसेम्बलेंस था वो स्पीच। छोड़िए, ऐसा बहुत बड़ा सवाल है। और एक कॉमेड सीपीएम से बहुत अच्छी तरह से बताया, गवर्नर वालों का भी बहुत बड़ा मामला है। ये हर राज्य में जहां बीजेपी नहीं है, वो गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए अपनी तरफ सरकारी चलता है, अपना सरकार है, पैरेलल गवर्नमेंट है। वो केरल की गवर्नर फॉर एग्जाम्पल, वो 150 दिन केरल की बाहर था, कितना खर्चा किया वो अलग बात है, लेकिन डिस्टर्बेंस करते आए। ये किसका, सेंटर पार्टी, सेंटर रूलिंग गवर्नमेंट का, इसका सारी हेल्प मिलता है, ये एक मुद्दा है। और इसके अलावा ये जो आम आदमी का बहुत सारा समस्या है, फॉर एग्जाम्पल स्विगी वर्कर्स, ऑनलाइन होम, दिस फूड ऑनलाइन वर्कर्स आर देयर, उसका आंदोलन चल रहा है पूरी देश के अंदर। कोचिन में है, अहमदाबाद में है, बेंगलुरु में है, कई जगह पे। हम ये इश्यू भी इस सेशन में उठाना चाहता हूँ। और अनएम्प्लॉयमेंट वही है हाल, और बेरोजगार और ये पॉवर्टी का हाल भी वही है। इसलिए ये सारा इश्यू लेके और डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और आम जनता का अन्य समस्या लेके हम इस सेशन में हमारा वॉइस उठाएंगे। ओके। मैं इससे पहले कि मैं डॉक्टर शांतनु सेन के पास जाऊं, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, कई सारे मुद्दे विपक्ष की जो है बिल्कुल तैयार हैं सरकार को घेरने के लिए। आप कह सकते हैं कि मुद्दे पहले भी थे, लेकिन सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। विपक्ष सामूहिक रूप से इस मुद्दे पर तो पूरा विपक्ष एक साथ दिखाई देता है। दूसरी बात, राज्यपालों का मिसयूज, आई एम श्योर कि अगर मैं टीएमसी के पास जाऊंगा तो टीएमसी भी यही मुद्दा उठाएगी, एनसीपी भी ये मुद्दा उठाएगी। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर वैसे विपक्ष भटा हुआ भले ही रहे, लेकिन इन मुद्दों पर एकजुट दिखाई देता है सरकार को घेरने के लिए। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और वो अपने पद की गरिमा के अनुरूप ही कार्य करते हैं। लेकिन अगर राज्य में कुछ एबनॉर्मल हो रहा है और उस पे गवर्नर टिप्पणी ना करे तो उसका उस राज्य में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और आप देखिए, कई बार सरकारें भी ऐसे कृत्य करती हैं कि जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते। अब जैसे मैं राज्य का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये जनरल प्रैक्टिस है कि वाइस चांस जो यूनिवर्सिटी होते हैं उसका चांसलर गवर्नर होता है। कुछ राज्य, या मैं नाम नहीं लेना चाहता नहीं तो और चर्चा वो होगी,
वहां वो लोग ये ले आए कि साहब वहां पे जो चांसलर होगा गवर्नर नहीं होगा। क्या गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रिएक्ट नहीं करेगी? क्योंकि गवर्नर जो है ही इज नॉमिनी ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर इस तरह की चीजें आएंगी, गवर्नर की सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगी, तो कैसे फिर गवर्नर शांत रहेंगे? उनको तो संवैधानिक ड्यूटी अपनी निभानी पड़ेगी ना। मिसयूज हो रहा है सेंट्रल एजेंसी का, ये बात बार बार उठ रही है, तमाम विपक्ष इस पर एकजुट है। देखिए, मिसयूज नहीं हो रहा ना। जब कुछ भी सेंट्रल एजेंसी एक्ट करती है तो उसको मिसयूज कह दिया जाता है। जब पहले हो रहा था, तो जब दूसरे पक्षों की सरकार थी तो मिसयूज नहीं हो रहा था। आज चूंकि एजेंसी जो हैं वो बहुत अच्छे से और बहुत एक्टिव होकर काम कर रही हैं। आप देखिए, एक स्टेट का जहां सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं, वहां एक मंत्री और उसकी फ्रेंड के यहां से कितना कैश मिलता है। क्या वो मिसयूज था? बताइए आप मुझे। ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो सेंट्रल एजेंसी को करना ही पड़ेगा। देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, देश में संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आप रिस्पॉन्ड करें बाकी चीजों पर। उससे पहले मैं शांतनु सेन जी, टीएमसी के सांसद। शांतनु जी, टीएमसी की बात करें तो जाहिर सी बात है, एक सेंट्रल एजेंसी के मिसयूज का मुद्दा आप लगातार उठाते रहे राज्यपाल को, वो मुद्दे तो मैंने उठाए। इनके अलावा और कौन कौन सी चीजें जिस पर आप चाहते हैं कि सरकार की जवाबदेही तय हो संसद के अंदर? देखिए, पहला बात तो यह है, डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि फ्लोर शुड बी फॉर द अपोजिशन। लेकिन हम लोग अभी पार्लियामेंट में देखते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि एक ही देश रहे, एक ही दल रहे, एक ही पार्टी रहे, एक ही लीडर रहे, और यहाँ पर ऑटोक्रेसी चल रहा है। डेमोक्रेसी को यहाँ पर बलात्कार कर दिया गया है। अब अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो हमको पता चलेगा 2014 से, मैं रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, 1 मिनट अनिल जी रुकिएगा जी। हाँ बोलिए। 2014 से लेकर आज तक किस तरीके से पार्लियामेंट चल रहा है, कितनी डिस्कशन हुआ है, कितनी पार्लियामेंट एक एक बिल पास करने में कितना टाइम दिया गया है, कितना बिल को स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया है, प्राइम मिनिस्टर फ्लोर में आके कितने बार कितने सवाल का जवाब दिया है, प्राइम मिनिस्टर कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है। ये सबको देखने से हमको पता चलेगा कि पार्लियामेंट किस तरीके से चल रहा है। एवरेज 3-3, 4-4 मिनट में एवरेज एक एक बिल पास कर दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर जो स्टैंडिंग कमेटी बना है, तृणमूल कांग्रेस बीइंग द 3rd लार्जेस्ट पार्टी, वहां पर कोई भी स्टैंडिंग कमेटी में वहां पर किसी को चेयरमैन नहीं कर दिया गया है। ये सबको आपको देख के पता चलेगा कि किस तरीके से पार्लियामेंट चल रहा है। अब गवर्नर का बात बोल रहा है, अब गवर्नर को अगर आप एक रबर स्टैम्प बना के यूज करेंगे अपना पार्टी का हैसियत से, तो अपोजिशन तो अपोज करेगा ही। और कल आपको ये बोलना चाहते हैं, गुजरात में जो मोराबी ब्रिज कोलैप्स हुआ, उसको मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था एक घड़ी कंपनी को, इसको लेके हमारा जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है साकेत गोखले, उन्होंने एक ट्वीट किया था बोल के आज सुबह उनको राजस्थान से गुजरात पुलिस पकड़ के अरेस्ट करके ला गया। ये सबूत होता है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी अभी इस देश में चल रहा है। तो पार्लियामेंट में इसका विरोध तो होगा। डॉक्टर शांतनु सेन, पार्लियामेंट का जो एसेंस है उसको खत्म करके रख दिया गया। ओके डॉक्टर शांतनु सेन, आप अपनी बात रखें, लेकिन मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक विषय, क्योंकि आपने जो मोरबी वाला जिक्र किया वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, संसद में भी इस पर चर्चा हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, होनी भी चाहिए, विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए। लेकिन जो आप ट्वीट की बात कर रहे हैं सर, वो तो जानकारी आई कि वो जो ट्वीट किया था वो आरटीआई, वो साकेत गोखले जी ने जो ट्वीट किया और कहा कि आरटीआई है, इतना पैसा खर्च हुआ, वो तो बिल्कुल एक फेक न्यूज थी। तो ये भी कई बार सवाल उठते हैं कि भाई अगर कोई फेक न्यूज अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो उस पर एक्शन होने को कैसे देखेंगे? क्योंकि ऐसा पश्चिम बंगाल में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया इस तरह की फेक न्यूज फैलाने पर। आप एक जर्नलिस्ट है, आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले किस तरीके से एक स्टेट में बहुत सारा जर्नलिस्ट जो बीजेपी के खिलाफ न्यूज किया था बोल के, उन लोगों को ऑलमोस्ट हाफ लूट करके उन लोगों को पीटा गया। आपको मालूम होगा ना, यू बीइंग अ जर्नलिस्ट यू मस्ट एडमिट इट। आपको ये पता होगा तीस्ता शीतलवत के साथ क्या हुआ था, आपको ये पता होगा। जो कोई भी बीजेपी का खिलाफ बोलेगा, बीजेपी का बुढ़ापा सामने लाएगा, वो एंटी नेशनल हो जाएगा, एंटी बीजेपी हो जाएगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। सीबीआई ईडी का अभी इन्वेस्टिगेशन रेट 365% बढ़ गया पिछले कई सालों में, और उसमें 95% हो रहा है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ।
सीमा मलिक जी, जाहिर सी बात है कि मैं, अनिल जी आप रिस्पॉन्ड करें, उससे पहले सीमा जी को भी मैं ले लेता हूं। सीमा जी, जब केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुद्दा आता है तो वो भी आप लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा आप लोग हमेशा उठाते रहे हैं, एनसीपी उठाती रही है, लेकिन हम यहीं पर देखते हैं कि अगर हम महाराष्ट्र से ही चले जहां पर आपकी सरकार थी, वो वहां पर अगर देखें तो दो नेता, चाहे संजय राउत गिरफ्तार हुए, दूसरा नवाब मलिक हुए। संजय राउत को जिस तरह से गिरफ्तार, उस पर कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी जो की वो हमारे सामने है, लेकिन दूसरी तरफ नवाब मलिक की बार बार बेल रिजेक्ट हो रही है, उनके बारे में कोर्ट की टिप्पणी सामने है। तो कई बार ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियां कई बार कई चीजें साबित नहीं कर पाती, कई बार जांच एजेंसियों को बड़ी पुख्ता चीजें होती हैं, तो इसको हम क्या बैलेंस में बेल रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई कन्विक्शन हो गया या कुछ हो गया, एक व्यक्ति को अपराधी समझ लेना, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठीक बात है। देखिए हर तरह के अलग अलग केसेस होते हैं और उनको किस तरह के आपने आरोप लगाया और किस तरह से प्रेजेंट किया गया है केस को, ये चीजें होती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नवाब मलिक जी भी एक दिन आप देखिएगा विल कम आउट इन द फ्लाइंग कलर्स, तो उसमें हमें कोई वो नहीं है। और देखिए अगर हर व्यक्ति, अगर हर पार्टी, सारा ऑपोजिशन इस बात को उठा रहा है ईडी के मिसयूज का, बंदा तो इसको सिर्फ ये कह के कि नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग बहुत एक्टिव हैं और बहुत काम कर रहे हैं। और अगर वो इतना काम कर रहे हैं तो वो जो हमारे जो सत्ता पार्टी में जो लोग हैं, शायद उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनके ऊपर इन एजेंसीज ने काम किया हो। तो इससे लोगों के मन में ये सवाल उठता है और एक बहुत नेचुरल बात है, और इस मुद्दे को हम इस तरह से दरकिनार नहीं कर देना चाहिए। बाकी आज हम बात करना आए अगर संसद के समक्ष मुद्दों के लिए, तो मैं फिर से एक बार बेसिक मैं कहूंगी कि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी और ये गरीबी और इन्फ्लेशन एंड हमारी चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, देखिए आप इन सब मुद्दों पे डिस्कशन होना चाहिए कि एवरी टाइम हम लोग आते हैं और कहते हैं, पर जैसे बेरोजगारी का ही मुद्दा है उसको हमें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। दिस इज जो जॉब क्राइसिस आज हमें दिख रही है हमारे देश में, ये इतनी सरल नहीं है जितनी की वो दिखती है। और इन चीजों को देखिए, फार्मर्स का इशू है। अब आप कहेंगे कि बहुत एक, मैं बेसिक से बात कहूंगी कि जिस तरह से हमने फार्मर्स इशू को आज तक कमेटी नहीं बनी उसकी, और उनको जिस तरह से 700 किसानों की शहादत हुई, तो हम आवाज उठाना चाहते हैं उनके लिए। उनको अभी तक एमएसपी के ऊपर कोई गारंटी नहीं मिली, जिन वादों पे उनको उठाया गया था वहां से। विकास जी, आप एक दूसरा मुद्दा उठा रहे थे, मैंने उस समय आपको रोक के पहले मुद्दे पे, तो आप जल्दी से अपनी बात कर लें। बिहार ने हर इंडिपेंडेंट एजेंसी को खिलाफ लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसका खिलाफ भी सरकार आवाज उठाया। देखिए ये कभी नहीं हुआ, कॉलेजियम ने एक जजों को सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते एलिगेशन का रिकमेंडेशन किया, 2 महीना हो चुका है, अभी तक सरकार इसी पर काम नहीं किया। लेकिन मैंने यही देखा है, जो आदमी उनको नीचे से ऊपर लाया, 52 सुपर स्टेशन होकर 24 घंटे में उनका अपॉइंटमेंट हो गया। जो आदमी को सरकार का सोच है ये हमारा पक्ष में होगा, इनका सोच हमारा पक्ष में है, उनका अपॉइंटमेंट जल्दी होता है। और जो इंडिपेंडेंट वॉइस देते हैं जो जजों ने, उसका खिलाफ अपॉइंटमेंट नहीं आता है। एवं अब देखा है कॉलेजियम के बारे में सरकार ने जो बताया, इससे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस भी आवाज उठाए, कैसे होता है। कॉलेजियम सिस्टम का खिलाफ आप हो तो कानून लाओ, संविधान संशोधन करो। ओके, ये ना करके जब कॉलेजियम सिस्टम चालू है इसका खिलाफ तुम आवाज उठ रहे हैं, कॉलेजियम रिकमेंडेशन का तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर सरकार, क्या आपकी पार्टी कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में है, क्योंकि आप कह रही है कि अगर हटाना तो आप कानून के रास्ते आएंगे। हम लोग वामपंथियों ने इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन के बारे में हर वक्त आवाज उठाया। ये हमारा स्लोगन है कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने जो खारिज कर दिया, जो डिफेक्ट्स उन्होंने बताया, डिफेक्ट हटा के नया कानून लाओ, ये होना चाहिए था, सरकार यही नहीं किया। ओके, और ये लड़ाई कर रहे हैं कॉलेज। डॉक्टर नासिर हुसैन, एक मिनट रुकिएगा सर। डॉक्टर अग्रवाल, क्योंकि बहुत एक गंभीर मुद्दा उठा कि भाई डेमोक्रेसी देश में रह नहीं गई है, ये मुद्दा डॉक्टर शांतनु सेन ने उठाया, और सीमा जी भी यही बात कर रही है कि भाई डेमोक्रेसी जो है, आप लोग तमाम जो एजेंसियां उनको जो है मिसयूज करते हैं। तो जल्दी से उस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं नासिर जी के पास जाऊं। देश में डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। कहां डेमोक्रेसी में दिक्कत है? मैंने वही कहा ना, जब एजेंसीज किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करती हैं और उसमें बाकायदा प्रॉपर एविडेंस मिल रहे हैं, कैश मिल रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं? आरोप ये लगता है कि साहब ये तो जो है डेमोक्रेसी को गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कैश मिल रहा है और ह्यूज मात्रा में कैश मिल रहा है,
तो आप इस प्रकार के आरोप किस प्रकार लगा सकते हैं? जहां तक कॉलेजियम का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का मामला है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन अभी हमारे लॉ मिनिस्टर ने बड़ा स्पष्ट किया, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि जज ही जजेस का अपॉइंटमेंट करे। आप देखिए, आज जजेस की लिस्ट उठा के देखिए, अगर पिताजी जज हैं तो अधिकांश उम्मीद ये होती है कि बेटा भी जज बन जाएगा। इसमें जो पुराने और अच्छे वो हैं अधिवक्ता, वो कई बार नहीं आ पाते। पर उस पर हमको इस मुद्दे पे बहस करनी चाहिए और एक ऐसा प्रूफ सिस्टम निकालना चाहिए जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें, लेकिन इस पे चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो कानून मंत्री जी हैं वो इस पे व्यापक चर्चा के लिए, देश के समक्ष एक मुद्दा है, इस पे चर्चा हो, सदन में भी चर्चा हो, तो मुझे लगता है अच्छी चीज निकल के आएगी। ओके, डॉक्टर सईद नासिर, एक मिनट रुकिए सर। सईद नासिर हुसैन जी, फिर मैं संतोष जी आपके पास आके फिर आखिरी कमेंट कर। जी सईद नासिर हुसैन। देखिए दो चीज पे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। एक, इन्होंने बार बार कहा कि पैसा मिल रहा है, इन्होंने बार बार कहा कि गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं भाई, जो जिन लोगों के खिलाफ अभी एक मैंने पहले, एक हमारे राज्यसभा के हमारे कोलीग हैं, दूसरे पार्टी के सांसद हैं, उनको 100 दिन अंदर रखा गया। अब उसके बाद कोर्ट ये कहती है उनके खिलाफ कोई केस नहीं, उनको जो है बेल दे देती है। और एक दूसरे पार्टी के मंत्री को ले जाके रखते हैं, कई दिन टॉर्चर करते हैं, कई दिन उनको पूछताछ करते हैं, उनको ह्यूमिलेट करते हैं। उसके बाद चार्जशीट आती है, उसमें नाम ही नजर नहीं आता। अब उसके बाद में सरकार महाराष्ट्र के गिरी, 13 लोगों के खिलाफ ईडी की फाइल खुली थी। कर्नाटका में सरकार गिरी, उसमें 17 लोगों के खिलाफ ईडी की फाइल खुली थी। मध्य प्रदेश में सरकार गिरी, वहां भी ईडी की फाइल खोली गई थी। अब वो सब फाइलें कहां चले गए? और जो भारतीय जनता पार्टी में टीएमसीसी लोग जाके जो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, आसाम में कांग्रेस पार्टी से जाके जो टीएमसी कांग्रेस पार्टी से जाके जो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, राज्यसभा में जो टीडीपी से जाके जो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, ये सारे लोगों के खिलाफ जो सीबीआई, आईटी और ईडी के केसेस थे, वो कार्रवाई क्यों बंद हो गई? क्या भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, या नहीं तो एक लॉन्ड्री का ठेका ले रखी है कि वहां से जो टेंटेड लोग हैं ले लें, उनको धो दें और लोगों के सामने प्रस्तुत करें भाई ये साफ सुथरे हैं करके। ये एक तरफा जो अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को जो टारगेट करने का जो मामला है ना, इसके लिए हम बोल रहे हैं कि बहस होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, हमारे दूसरा पॉइंट मुझे 15 सेकेंड। दूसरी बात इन्होंने कहा कि पिछली बार भी वही मुद्दे थे, बेरोजगारी के, महंगाई के, जीएसटी के, पेट्रोल डीजल गैस के, ये पिछली बार भी थे, उसके पिछली बार भी थे। भैया अब मुद्दे देश के सामने हैं, अगर आप उसके ऊपर डिस्कशन करने अपोजिशन को चांस नहीं देंगे, पिछले सत्र में भी आप नहीं दिए, उसके पहले वाले सेशन में भी आपने नहीं दिया, अब डिस्कशन नहीं देंगे और वो मसला हल नहीं हो रहा, तो हम बार बार सेशन में रेस करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही? देश तरक्की कर रहा तो गरीबी क्यों बढ़ रही? देश तरक्की हो रहा तो एक्सपोर्ट्स क्यों खत्म हो रहे हैं? ओके सर। देश तरक्की कर रहा तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों गिर रहा है? सर, मेरे पास तरक्की कर रहा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ओके सर, मेरे पास समय बिल्कुल तरक्की हो रहा है तो हमारा रुपया क्यों गिर रहा है? ओके संतोष जी, 30 सेकंड में बात कर दीजिए, फिर मैं डॉक्टर अग्रवाल आखिरी कमेंट अग्रवाल जी, मेरे पास सिर्फ एक सवाल है आपके लिए। आप ये बोलना चाहिए, देश के अंदर कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कई मिनिस्टर लोग हैं, इनमें एक भी करप्ट नहीं है। क्यों ईडी और आपका जो सिस्टम को, ये एजेंसीज को उधर जाने का रास्ता मालूम नहीं है? ओके अनिल जी, क्यों नहीं जा रहे? अनिल जी 30 सेकंड में अपनी बात, अपने आखिरी रिस्पॉन्ड में आपसे दी। देखिए, एक तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि देश वास्तव में तरक्की कर रहा है और बेरोजगारी ऐसा नहीं है। जिस स्पीड से रोजगार दिए जा रहे हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा अभियान चला के रोजगार दिए गए हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर के रोजगार हैं उसको अपोजिशन रोजगार में गिनता ही नहीं है। ये एक सबसे बड़ी बात है। तीसरी, इस देश की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से
कोई भी 30 सरकार लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के 30 सर लाख सर 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 मेरे पास मैं ओवरशूट कर चुका हूं कर दीजिए सर मैं ओवरशूट कर चुका हूं भाई, प्लीज मैं आपसे आपको संसद में जिस बहस करने का मौका मिलेगा यहाँ अपनी बात रखिए मैं कार्यक्रम को विराम जो भी संसद में आप काम जरूर है, अपनी अपनी बात पूरी कर मैं रखिए जी मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, एक मुद्दा इन्होंने बहुत सीरियसली उठाया था कि रुपया गिर रहा है, डॉलर के सापेक्ष जरूर प्रॉब्लम है, लेकिन आप यूरो के सापेक्ष देखिए, आप जो बाकी दूसरे बड़े वो हैं उनके अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो रुपया गिर नहीं रहा है, रुपया मजबूत हो ओके, रहा सर। है। और आज देश में बाकायदा लोगों को अभियान चला के रोजगार दिया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में ओके जो हमारे रोजगार दिया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर की उसमें थियरी कभी होती है। रोजगार नहीं ओके। मिला। आज ओके देश सर, में ओके, बहुत ओके, सारे ओके सर, ऐसे ओके, ओके। ऐसी ओके सर, मेरे इंडस्ट्री है पास- जिन्होंने पहले कभी इतना प्रोडक्शन नहीं किया। ओके सर, संसद के- बढ़ रहा है सर ओके सर संसद के समक्ष मुद्दे में मेरे पास बाकी देशों के सर ओके ओके सर संसद के समक्ष मुद्दे में मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन संसद में समय जरूर होगा और उम्मीद करेंगे संसद में जो समय मिलेगा तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है रचनात्मक रूप से जो है आलोचना भी करेंगी और देश का जो विधायी काम है, सरकार का विधायी काम है, संसद का विधायी काम है, वो भी आगे बढ़ेगा और साथ साथ जन सरोकार से मुद्दे भी उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। संसद के समक्ष मुद्दे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सर। अब जो रहेगा अंग्रेजी